कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग मैटर पढ़ने वाले हैं। मैटर राइट, या यू हर्ड इट राइट। आज के वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो जल्दी से फटाफट ये जान लेते हैं कि इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग मेजर टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई मैटर होता क्या है, और जब हमको ये पता चल जाएगा कि भाई मैटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई कौन सी चीज़ें हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे जो कि मैटर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टॉपिक। ये पहला टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फटाफट अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भागेंगे जो कि है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने मैटर को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, जिसमें पहली कैटेगरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी कैटेगरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर किया जाता है और कौन सी वो दूसरी चीज़ें हैं जिनको केमिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट बच्चा लोग, सो तीसरा जो मेजर टॉपिक होगा इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग थोड़ी देर बाद ही ये जानेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें 2-3 जानकारियाँ ज़रूर होनी चाहिए उसके बारे में, कि भाई वो चीज़ है क्या, या फिर वो चीज़ मिलकर किससे बनी है, और वो चीज़ काम क्या करती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मैटर है क्या, ठीक है, और क्या चीज़ है जो मैटर नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो मैटर होता है ये किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है, एंड देन अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे कि ये मैटर का काम क्या है। सही है। सो हम लोग देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें मैटर होती हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें मैटर हैं, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और वही टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के मैटर को बनाते हैं। सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस वाले थर्ड टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। चलें आगे, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एक मेजर बड़े वाले टॉपिक पर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? 5, राइट। सो हम लोग एक एक करके 5 स्टेट्स को मैटर की डिस्कस कर लेंगे। 5 स्टेट कौन कौन सी हैं? पहली है सॉलिड, देन वी विल कम टू द लिक्विड्स, उसके बाद हम लोग आएंगे गैसेस की तरफ, देन वी विल मूव टू द प्लाज्मा, एंड देन वी विल मूव टू द 5th स्टेट ऑफ मैटर विच इज BEC, यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। सो हम लोग धीरे धीरे करके ये सारी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्लाज्मा क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्लाज्मा और BEC क्या है? नो नीड टू वरी। ऑलराइट, मैं समझाऊंगी, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, आई विल टेल यू लाइक व्हाट इज़ व्हाट। चलें आगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एवोपोरेशन की। एवोपोरेशन, यस, और एवोपोरेशन के अंदर ही एक सब टॉपिक है, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक? एवोपोरेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो देन वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। सही बात। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है एवोपोरेशन पर, ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ता है एवोपोरेशन पर, देन वी विल टॉक अबाउट विंड की स्पीड का क्या असर पड़ता है एवोपोरेशन पर। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें आगे। सो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर। मैटर है क्या?
इतनी देर से मैटर ये, मैटर वो, मैटर का स्टेट, मैटर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, प्लाज्मा। पर मैटर है क्या? सबसे पहले ये जान लें कि है क्या मैटर। मैटर मैटर मैटर, ओ नो, व्हाट इज मैटर? सो क्या लिखा हुआ है? ओ माय गॉड, लिखा हुआ है कि जो हवा हम लोग सांस में लेते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, या फिर जो पत्थर होते हैं, बादल होते हैं, तारे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सब के सब मैटर हैं। ये क्या बला है? ओके, यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें सब मैटर हैं। तो भाई मैटर है क्या? राइट? सो अगर आप लोगों को मैटर को समझना है तो आप लोग जल्दी से इधर अपना ध्यान खिसकाइए और मुझे सुनिए। मैटर जो होता है वो कोई भी चीज़ मैटर होती है जिसके पास अपना मास होता है। अभी समझाती हूँ क्या होता है मास। और जो कुछ जगह को घेरती हो। जगह को घेरने का मतलब है, अब ये सोफ़ा रखा हुआ है तो इस वाले कमरे के अंदर ये सोफ़ा क्या जगह नहीं घेर रहा है? घेर रहा है ना। तो दूसरी बात तो समझ में आ गई। मैटर बनने के लिए किसी चीज़ को 2 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी बोलेंगे कि भाई तुम हो मैटर। तो मैटर है क्या, है ना। सो सबसे पहले आप लोग इधर देखने की कोशिश करो। तो मैटर जो है, लुक हियर। सो मैटर जो है वो 2 चीज़ें होती हैं, यानी कोई भी चीज़ जिनके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वी कैन कॉल दैट मैटर। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी वो जो सामान होना चाहिए वो कुछ जगह को घेरता हो। अब मैंने एक और चीज़ बोली थी कि वो जो सामान होना चाहिए, वो जो सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए। हैव मास और हैज़ मास लिख लो, दैट इज़ बेटर। सब्सटेंस दैट हैज़ मास। अब बात आती है, तो ये बात समझ में आई, मैटर क्या होगा? मैटर वो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो और जो कुछ जगह को घेर रहा हो। ठीक है। अब ये मास क्या होता है? तो मैं बोलने को तो आपसे बोल दूं कि मास का मतलब होता है वजन, वेट। आप लोग समझ भी वैसे जाओगे, पर ऐसे मत समझो। हम लोग पढ़ते हैं कि देखो इधर, जो किसी भी सब्सटेंस का वेट होता है, वेट को निकालने का तरीका क्या होता है? वेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का मास प्लस उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी ग्रेविटी। ठीक है। जितनी भर चीज़ें हैं इस दुनिया में, उनके ऊपर अर्थ के सेंटर से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए अगर किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ हवा में लटकती नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। और जैसे ही हम उसको फेंकते हैं धड़ाम से नीचे आके पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस अपने पेन को ऊपर फेंकूं तो ये नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो पेन है इसके ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात समझ में आई? तो सारी चीज़ों के ऊपर इस दुनिया में लगता है एक फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पेन की ही बात कर लो, ऊपर फेंकूंगी नीचे आएगा। What does it mean? It means that it gravitational force इस पर लग रहा है। अब ये बात समझ में आ गई, ग्रेविटी। उसके बाद इस वाले पेन का अपना कुछ मास भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैटर। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो पेन है, अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये जो पेन है इसका अपना कुछ वज़न है, इसका अपना कुछ मास है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। और अगर मैंने इसको यहाँ रखा या फिर मैं कमरे में किसी भी जगह पे रख दूँ तो ये जो पेन होगा इस कमरे में थोड़ी सी जगह को घेर लेगा। सही बात।
तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। तो वो कोई भी चीज़ जो कि वज़न रखती है, जिसका अपना मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्लियर? अब बात आती है, इतनी रामायण पढ़ ली कि मैटर ये, मैटर वो, फूड मैटर, पत्थर मैटर, क्लाउड मैटर, ये मैटर, वो मैटर। कोई ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है? बिल्कुल है। कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं है? जस्ट लुक हियर, देखो, द एयर वी ब्रीथ, अभी हम लोग ये पढ़े थे, जो हवा हम लोग सांस में लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स हुए, क्लाउड्स हुए, स्टार्स, प्लांट, एनिमल, जो भी चीज़ उस दुनिया में प्रेजेंट है, जिसका अपना मास है और जो कि कुछ जगह को ऑक्यूपाई करती है, वो कहलाती है मैटर। तो इतनी बात हमको क्लियर है कि ये सारी चीज़ें जो जहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब मैटर हैं, हर चीज़ मैटर है। तो एग्जैक्टली मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करे, वी कैन कॉल दैट सब्सटेंस, वी कैन कॉल दैट थिंग मैटर। ठीक बात। अब जैसे क्या क्या मैटर हो सकता है? एयर हुआ, पानी हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, शुगर, सैंड, मिल्क, ऑयल, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के मैटर हैं। यानी कि अलग अलग तरीके के मैटर कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है? गैसेस हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वो क्या है? लिक्विड है। और अगर हम लोग बात करें ब्रिक की, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रिक, ब्रिक का मतलब ईंट, अगर ईंट की बात कर रहे हैं तो वो भी मैटर है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की मैटर होती हैं। कुछ सॉलिड में आती हैं, कुछ लिक्विड में आती हैं, कुछ गैसेस में आती हैं, सम कम्स इन अंडर प्लाज्मा, कुछ आती हैं बीईसी में। इतनी बात समझ में आ गई? तो और क्यों है ये सारी चीज़ें मैटर? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और सबका अपना मास है। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न जो था वो ये था कि मैटर तो चलो ये हो गया, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं है? सो व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड मैटर? मैटर क्या नहीं है? एक बात बताओ, आपकी जो दोस्ती होती है, क्या वो कुछ जगह घेरती है? क्या उसका अपना कोई वज़न होता है? या फिर आप किसी को अगर हेट करते हो या फिर आप किसी को अगर प्यार करते हो तो वो जो प्यार होता है और जो नफ़रत होती है, क्या उसका कोई वज़न होता है? नहीं होता? होता है? बिल्कुल नहीं होता। ना तो प्यार नफ़रत किसी थॉट का कोई वज़न होता है, ना ही वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ना ही वो जगह को घेरती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ, अफेक्शन हुआ, आपके आइडियाज़ हुए, आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दिमाग से जैसे ही आपने आइडिया निकाला, यानी दिमाग ने आइडिया बनाया, आपने उस आइडिया को बोला और उस आइडिया ने जगह में कमरे में जगह घेर ली, ऐसा तो नहीं है। और ना ही उस आइडिया का, उस थॉट का, उस चीज़ का कोई भी मास है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ, गुड मैनर्स हुए, टेस्ट हुए, इनको सिर्फ हम फील करते हैं, ना तो इनका कोई अपना वज़न होता है और ना ही ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं है। हम इनमें से किसी भी चीज़ को मैटर नहीं बोल सकते। सो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मैटर नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने एक बात समझ ली कि भैया मैटर वही चीज़ कहलाएगी जिसका अपना मास होगा, और दूसरी चीज़ क्या भाई, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ना तो इनका अपना कोई मास होता है और ना ही ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग मैटर कंसिडर नहीं कर सकते। समझ में आई इतनी चीज़ें? अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्या है प्रॉपर्टीज़ मैटर की? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है?
ओके, सो लेट मी टेल यू, लेट मी हेल्प यू विद दिस। जो मैटर होता है, आजकल के जो नए ज़माने के साइंटिस्ट लोग हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट लोगों ने मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। कैसे? जो मैटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, पहली क्लास बनाई उन लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और दूसरी क्लास बनाई उन लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अगर हम लोग मैटर की बात करें तो ये जो मैटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, लिख लेते हैं इसको भी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ये याद रखना, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर को 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहली क्लास आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और वहीं पे आती है हमारी दूसरी क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक और चीज़ समझ लो कि जितनी भी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास केमिस्ट्री का, जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी क्लास का, वो सारा चैप्टर नंबर 1 बेसिस है, यानी बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वहीं पर अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को जब डिस्कस करेंगे तो जितनी भर चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें बेस्ड होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो हम लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा तो लास्ट में हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी और कौन सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं जिन्हें हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इतनी बात समझ में आई? सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब बात आती है, ये समझ लिया कि भाई मैटर क्या है, ये समझ लिया क्या चीज़ मैटर नहीं है, ये भी बात कर ली कि मैटर जो है कितने भागों में विभाजित होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि भाई मैटर बना किससे होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो कि मैटर को बनाती हैं। तो अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के मैटर बना हुआ होता है, तो बिल्कुल हम लोग अभी जानने वाले हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ऑलराइट, तो एनी गेसेस, आप लोगों की तरफ से कोई गेसेस हैं किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ हो सकता है मैटर? या एवरीथिंग इज मैटर, किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है? दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। ओके, लिसन, ये जो मैटर होता है ये छोटे छोटे टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, वही पार्टिकल्स जिसके बारे में हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 में बात की थी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, यानी दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हम हर वक्त मूव करते रहते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि एक दूसरे पर अट्रैक्शन वाला फोर्स भी अप्लाई करते हैं। चलें आगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो मैटर होता है वो छोटे 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 बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है। ऑलराइट, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इनको देख नहीं सकते। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को खाना लाकर दिया मम्मी ने, आपको सिर्फ वो खाना दिखाई देता है। उस खाना क्या है? मैटर है।
क्या उस मैटर के अंदर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि इनको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उससे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। इवन हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी कभी कभार हम इनको देखने में बिल्कुल अनेबल हैं, बिल्कुल इनकैपेबल हैं। तो ये बात समझ में आई कि मैटर किससे मिलकर के बनता है। जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। मैटर मिलकर के बनता है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर मिलकर के बनता है, ये कतई छोटे होते हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये जो है ये पार्टिकल है। तो पहचान का जो सोर्स होता है किसी का भी, वो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कोई इंसान बहुत काइंड होता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि भाई इस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सबकी हेल्प करता है एंड ही इज़ अ गुड पर्सन। कोई इंसान है जो कि बुरी बुरी कर्म करता है, जो कि गलत गलत कर्म करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा दूसरे इंसान का, कि भाई ये वाला जो इंसान है ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही डजंट थिंक गुड अबाउट पीपल, राइट। ऐसे ही बात करते हैं। तो वैसे ही जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके भी यानी हर चीज़ के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पार्टिकल्स पीछे क्यों रहे, पार्टिकल्स के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर का, वो ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत छोटे होते हैं। और कितने छोटे होते हैं कि कभी कभार हम इनको एक हाई पावर माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती जहाँ तक, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि भाई ये इतने छोटे हो भी सकते हैं। ऑलराइट, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो तो आप लोग ये एक्टिविटी समझो, ठीक है, इसको कर भी लेना, आप लोग डिटॉल की हेल्प से कर लेना। हम लोग यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, इससे बेटर समझ में आएगा। ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमको ये समझ में आए कि ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कतई छोटे होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अब देखना इधर क्या है एक्टिविटी में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक बीकर, ठीक है। मान लो ये रहा वो बीकर, ठीक है, सॉरी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्टिविटी में, आप लोग लेना एक बीकर। आप लोगों के पास बीकर ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ले सकते हो कांच का ग्लास, दैट इज मोर लाइक ऑफ अ बीकर, राइट। सो सबसे पहले आप लोग लोगे कांच का ग्लास और मैं ले रही हूँ यहाँ पर बीकर, और अपने बीकर में हम लोग भरेंगे 100 ml पानी। तो सबसे पहले हमने अपने बीकर के अंदर भर डाला है 100 ml पानी। इतनी बात समझ में आ गई। सो 100 ml इज़ वॉट, 100 ml क्वांटिटी का भरा हुआ है पानी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 2-3 क्रिस्टल्स, चलो 2 ले लेते हैं, एक क्रिस्टल ले लेते हैं, सिर्फ एक क्रिस्टल, एक नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बीच का ले लें। सो 2 क्रिस्टल्स लेते हैं हम लोग, लेंगे 2 क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब है 2 पार्टिकल्स लेंगे, नॉट पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स का मतलब है 2 यू कैन कंसिडर इट सॉल्यूट। तो हम लोग 2 क्रिस्टल्स लेंगे, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। सो पोटेशियम परमैंगनेट के हम लोगों ने 2 क्रिस्टल्स लिए, और उन 2 क्रिस्टल्स को ले करके, ये रहे वो 2 क्रिस्टल्स। तो मान लो पहला क्रिस्टल ये रहा
और इनको अलग रंग से बनाते हैं। तो ये जो हमारे येलो कलर वाले हैं ये हैं वो क्रिस्टल्स, और ये किसके क्रिस्टल्स हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। और इन पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल्स को हमने अपने बीकर में डाल दिया, और बीकर में क्या था? 100 ml पानी। अब क्या होगा, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये कलर देंगे। कैसा कलर? पिंक रंग का कलर आ जाएगा। जैसे ही ये पोटेशियम परमैंगनेट इन पानी के पार्टिकल्स के साथ जाकर के डिसॉल्व होगा, डिफ्यूज होगा, वैसे ही ये जो सफ़ेद रंग का पानी था ये धीरे 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 पिंक कलर का पानी बन जाएगा। ऑलराइट, इतना बात समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में, ये था स्टेप नंबर 1। नाउ दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी बीकर में से, ये जो बीकर है बीकर नंबर A, इसको नाम ले लेते हैं बीकर नंबर A। बीकर नंबर A में से हम लोग निकालेंगे 10 ml पानी, यानी 10 ml ये जो अब सल्यूशन है। सल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज सल्यूशन? लुक हियर। सल्यूशन जो होता है वो मिलकर के बनता है 2 चीज़ों से। पहली चीज़ होती है सल्यूशन के अंदर सॉल्यूट, और दूसरी चीज़ होती है सॉल्वेंट। और ये सल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इसकी क्वांटिटी कैसी होती है? इसकी क्वांटिटी हाई क्वांटिटी, यानी दिस इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करते हैं तो जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। हाँ भाई, अब ये बताओ कि अभी जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट क्या है? कम 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 कौन सी क्वांटिटी है? पोटेशियम परमैंगनेट की या फिर पानी की? पानी तो बहुत ज़्यादा है। क्या कम है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा वहाँ पर? पोटेशियम परमैंगनेट होगा हमारा सल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा? वो 100 ml पानी। और जैसे ही ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बन जाता है हमारा क्या? सल्यूशन। अब समझ में आ गई बात? देखो इधर, चलें आगे। कैन वी मूव अहेड? ओके, लिसन। अब क्या किया, ये जो सल्यूशन बन गया है पोटेशियम परमैंगनेट का, किसके साथ? पानी के साथ। इस सल्यूशन में से 10 ml जो पानी है, यानी 10 ml जो सल्यूशन है उसको निकाल लो। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 10 ml सल्यूशन इस वाले बीकर में से, बीकर नंबर A में से 10 ml सल्यूशन क्या कर लिया? निकाल लिया। ये निकल गया, इसका ऊपर एरो का मतलब है निकाल लिया। जब हमने 10 ml सल्यूशन इसमें से निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे हाँ, ये जो 10 ml हम लोगों ने सल्यूशन निकाला है इस बीकर A में से, इस 10 ml सल्यूशन को हम लोग डालेंगे दूसरे बीकर में जिसका नाम है बीकर नंबर B। तो बना लेते हैं अपना बीकर नंबर B। ध्यान से देखते चलो, ये है हमारा बीकर नंबर B। और ये जो बीकर नंबर B है इसमें भी भरा हुआ है 90 ml पानी, सिर्फ पानी। क्या भरा हुआ है? 90 ml पानी। तो इसके अंदर 100 ml पानी था और इसके अंदर कितना पानी है? इसके अंदर भरा हुआ है सिर्फ 90 ml पानी। और ये जो 10 ml सल्यूशन हम लोगों ने बीकर A से निकाला था, इस 10 ml सल्यूशन को हम लोग डाल देंगे बीकर नंबर B में। और फिर क्या दिखाई दिया कि ये जो 10 ml सल्यूशन था जो हमने बीकर A से लिया था, जिसमें पिंक कलर का सल्यूशन था, जैसे ही इसको हमने बीकर नंबर B के अंदर डाला तो बीकर नंबर B के अंदर जो 90 ml पानी था वो पूरा पानी हमारा पिंक कलर का हो गया। ये क्या बला है? अभी समझ में आएगा। वापस से हम लोग एक और बार इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे, 2-3 बार करेंगे। और फिर अगली बार हमने क्या किया कि ये जो बीकर नंबर B है इसमें से हमने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया और 10 ml सॉल्यूशन निकालने के बाद एक दूसरा बीकर रखा हुआ था जिसका नाम था बीकर नंबर C। और बीकर नंबर C के अंदर भी 90 ml क्लीन वाटर भरा हुआ था।
इस 90 ml वाटर के अंदर हम लोगों ने जो बीकर नंबर B से 10 ml सोल्यूशन लिया था उसको इस 90 ml पानी के अंदर डाल दिया, और जैसे ही इसको डाला तो वापस से हमको दिखाई दिया कि जो पानी है वो हल्के पिंक कलर का हो गया। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। हम लोग, इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है जो कि सफ़ेद होती है, और 10 ml आकर के 10 ml सोल्यूशन आकर के पिंक रंग का उस पूरे की पूरी क्वांटिटी को पिंक कर देता है। क्यों क्यों जान लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ये आप लोग करोगे डिटॉल से। मैंने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, आप लोग लोगे एक बीकर, मतलब एक ग्लास लोगे। उस ग्लास के अंदर, पहले वाले ग्लास के अंदर आप लोग 100 ml पानी भरोगे, उसमें डालोगे 10 ml डिटॉल, 10 ml डिटॉल डालना, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसमें से 10 ml निकाल लोगे डिटॉल को, और फिर 10 ml मत डालना, यहाँ पे 90 ही रखना फिर, क्योंकि 100 ml का सोल्यूशन तैयार होगा। ऑलराइट, तो यू विल डू दिस विद डिटॉल। सो क्या करोगे, 90 ml पानी लेना, 10 ml डिटॉल लेना, ठीक है, मिला दोगे। 10 ml फिर बीकर ए में से निकालना, बीकर बी में क्लीन वाटर डालना, कितना, 90 ml। वो जो 10 ml सोल्यूशन बीकर ए से निकाला था डिटॉल का, उसको फिर बीकर बी में डालना। इसी तरीके से देखना, डाइल्यूशन करते जाना, और अंत में आपको दिखाई देगा कि लास्ट वाला जो बीकर होगा उसमें से भी डिटॉल की स्मेल आ रही है। सूंघ करके देखना, उसमें से भी डिटॉल की स्मेल आ रही है, मतलब उसके अंदर भी डिटॉल के पार्टिकल्स हैं पूरे पानी के अंदर। सही है। अब ये क्यों हो रहा है ये समझ लेते हैं। ये मुद्दा क्या था, इतना एक्टिविटी के डिटॉल लाओ, पोटेशियम परमैंगनेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बीकर लाओ, ग्लास लाओ, इस सब का औचित्य क्या था? औचित्य सिंपल सा है, हमको ये जानना था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल्स को उस 90 ml नहीं 100 ml पानी के अंदर डाला था, तो सिर्फ 2 क्रिस्टल्स ने ही पूरे के पूरे 100 ml पानी को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया, पिंक कलर का पानी हो गया। लो जी, पिंक कलर का पूरा पानी हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स यानी एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और वो जो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे पानी के पार्टिकल्स के साथ जाकर डिफ्यूज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पानी कैसा नज़र आएगा, पिंक। तो समझ में आया एक्टिविटी का मतलब क्या था? यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को कंटेन करता है। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो पानी के पार्टिकल्स के साथ जाकर के डिफ्यूज हो जाएंगे। तो वो बहुत छोटे होते हैं कि वो किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ जाकर के मिल जाते हैं। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसके एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तभी तो एक क्रिस्टल ने पूरे पानी को क्या कर दिया, पिंक कर दिया। तो इसका मतलब एक पार्टिकल के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। समझ में आ रही है चीज़ें? नाउ, तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी हमारी, और पहली प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस किए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर वेरी स्मॉल, और वो इतने छोटे होते हैं कि कोई इमेजिन कर सकता है कि एक क्रिस्टल जो है वो जा कर के 100 ml पानी को पिंक कर दे? नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं तो मानना पड़ता है कि भाई हाँ, एक क्रिस्टल डाला था और इस एक क्रिस्टल ने जा कर के पूरे 100 ml पानी को पिंक कर दिया। तो वहाँ पर क्या कंक्लूड करते हैं? ये कंक्लूड करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि जाकर पानी के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गए, और जिसकी वजह से पूरा पानी पिंक हो गया। नाउ
अब आती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। नाउ दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जगह होता है। उसी वाले एक्सपेरिमेंट 1 पे चलो, एक्टिविटी नंबर 1.2 पे चलो। वो जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो तभी जाकर के पूरे पानी को पिंक कर पाए जब जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह थी, तभी तो मिक्स हुए होंगे, है ना। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जगह भी होती है, मतलब कि दूसरे पार्टिकल्स आ करके उस जगह में घुस सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जगह होती है। तो इसको आप लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो वाला एग्जाम्पल, बोरिंग हो गया, बोरिंग लाइफ, बोरिंग लाइफ, बोरिंग लाइफ। नो, वी डोंट नीड अ बोरिंग लाइफ, वी डोंट वांट अ बोरिंग लाइफ, सो वी विल मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग विद अनदर एग्जाम्पल। सो वी आर गोइंग टू डू अनदर एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट। सो क्या करेंगे देखो, जब हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में आप लोग लेते हो पानी और उस पानी के अंदर आप लोग डालते हो चीनी, और जैसे ही आप लोग पानी के अंदर चीनी डालते हो और उसको घूम 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 घूम, व्हाट डज घूम मीन्स, आई डोंट नो, मतलब जैसे ही आप उसको डिज़ोल्व करते हो तो आपको थोड़े टाइम बाद जो चीनी के क्रिस्टल्स थे पानी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए क्रिस्टल्स चीनी के? वो जो चीनी के क्रिस्टल्स थे पानी के पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे समझो, वापस से आओ, वापस से आओ। जब कहाँ चले गए वो चीनी के क्रिस्टल्स, कहाँ चले गए? जैसे ही हमने चीनी के क्रिस्टल्स को चलाया तो वो डिज़ोल्व हो गए। डिज़ोल्व होने का क्या मतलब है कि वो अपनी पार्टिकल वाली फॉर्म में आ गए, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो जो पार्टिकल्स हैं, पानी के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन पार्टिकल्स में जो जगह है उनमें जाकर के घुस गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई भी, अच्छा एक बात बताओ, एक कमरा है जिसमें 50 लोगों का कैपेसिटी है, ठीक है, 50 लोग ऑलरेडी उसमें आ गए हैं। क्या हम 51, 52 यानी एक 51वां आदमी है और एक 52वां आदमी है, क्या हम उनको घुसा सकते हैं उस कमरे में? बिल्कुल नहीं घुसा सकते, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो जहाँ कैपेसिटी होती है सिर्फ वहीं चीज़ों को घुसाया जा सकता है। और जब ये चीनी के क्रिस्टल को हमने पानी में डाला और वो थोड़े टाइम बाद वहाँ डिज़ोल्व हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज़रूर जगह होगी जिसमें जाकर के वो चीनी के क्रिस्टल के पार्टिकल घुस गए। समझ में आई बात? तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह भी होती है, यानी उनके बीच में एक पार्टिकल ये रहा, ऐसे लेते हैं, हमने बनाया अपना फिर से ग्लास, मैं ले रही हूँ बीकर, यू कैन टेक योर ग्लास, ऑलराइट। सो ये है हमारा पानी अंदर और पानी के ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं दिख रहा है, इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है। तो ये हैं हमारे पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ध्यान से समझते जाओ। जब हम लोगों ने चीनी लिया तो हम लोगों ने शुगर लिया, और शुगर के ये क्रिस्टल्स हैं और इन क्रिस्टल्स के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। जैसे ही हमने इन शुगर के क्रिस्टल्स को यहाँ डाला और इन क्रिस्टल्स को क्या किया, हमने इनको डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, यानी चम्मच ली और चम्मच से इनको डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया। तो थोड़े टाइम बाद ये जो क्रिस्टल्स हैं ये इन पानी के पार्टिकल्स के अंदर जा कर के फिक्स हो गए, यानी ये जो जगह थी खाली खाली, इन जगह पर जा कर के ये इनके साथ रहने लगे। तो इसका मतलब ये रह क्यों पाए? क्योंकि वहाँ पर जगह थी, जगह नहीं होती तो बिल्कुल नहीं रह पाते। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब हम लोग शुगर को डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं,
और वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उनमें जाकर के घुस जाते हैं, और इसकी वजह से जो पानी का वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो उसी जगह में जाकर के घुस गए जो जगह खाली थी। Are we good to go? Just give me a moment. Can I have some water? Can I have some water? हाँ भाई, इतनी चीज़ समझ में आई? Can I have some water? इतनी चीज़ें समझ में आई? Now, ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। नाउ वी विल कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। और ये मैं स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बड़े ही नॉटी होते हैं। What does naughty mean? एक जगह पे नहीं बैठेंगे, शरारती हैं, बहुत शरारती किस्म के हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये भागते ही रहते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की ये है कि ये मूव करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अब कैसे समझे हम लोग ये बात? कोई एग्जाम्पल है आप लोगों के दिमाग में? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप धूप बत्ती या अगरबत्ती को जलाते हो तो आप थोड़े टाइम के बाद ही देखते हो आप लोगों ने एक कमरे में, सपोज करो ये मेरी धूप बत्ती है, मैंने इसको इस वाले कमरे के इस वाले कॉर्नर में जलाया, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो सुगंध है, यानी कि जो स्मेल है, वो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल गई। और ज़्यादा देर नहीं लगी, बहुत जल्दी फैल गई। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? गैसेस। अभी बात करेंगे कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ मूव करते हैं, वो अभी बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि सपोज़ करो मैंने ये अगरबत्ती थी मेरे पास और मैंने इस अगरबत्ती को जला दिया, और जलाने के बाद देखा कि थोड़े ही देर में जो पूरी की पूरी हमारी कमरा था वो सुगंधमय हो गया। सुगंधमय होने का मतलब है कि पूरा जो कमरा था वो इस अगरबत्ती की जो स्मेल थी उससे भर गया। अब ये क्यों हो पाया? ये जो अगरबत्ती है ये क्या है? मैटर। और इस मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे ही मैंने इसको जलाया वैसे ही इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो पार्टिकल्स क्या हो गए? वो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर दिए। और वो जो पार्टिकल्स थे वो जल्दी से जल्दी मूव किए, क्योंकि ये क्या थी? गैस थी। इट वॉज नॉट लिक्विड, इट वॉज नॉट सॉलिड। वो डिस्कस करेंगे कि गैसेस जो हैं क्यों बहुत तेज़ मूव करती हैं, क्या उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है या कौन सा एनर्जी ज़्यादा होता है। ओके, सो एग्जाम्पल में आप लोग ये समझ लो कि जब हम लोग किसी अगरबत्ती को जलाते हैं किसी एक कमरे में और कमरे के भी किसी एक कॉर्नर में, तो उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही जल्दी पूरे कमरे में फैल जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अगरबत्ती मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हमने इसको जलाया वो जो पार्टिकल्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये गैस थी तो गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि थोड़ी देर में ही पूरा जो कमरा है वो सुगंधमय हो जाएगा। नाउ तो ये हो गई तीन प्रॉपर्टीज़। कॉन्स्टेंटली मूविंग, बहुत छोटे होते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी डिस्कस किए थे? याद करो और मुझे कमेंट में बताओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा कैरेक्टरिस्टिक मैटर का। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि एक पार्टिकल, सपोज करो एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। भाई तू आ जा, मेरा दोस्त बन। ये बड़े ही दोस्त बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं? ये दोस्त बनाते हैं, तो ये खींचते हैं। दोस्त कब बनेगा? जब बात करोगे तो उसको खींचते हैं, पार्टिकल को बुलाते हैं, आ जा, बात करते हैं, फिर दोस्त बनेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू अनदर एक्टिविटी। घर पे क्या करना?
घर पे आप लोग जैसा मैं बोलती जा रही हूँ, यू विल डू द वेरी सेम, ऑलराइट। अदरवाइज आई विल कम आउट ऑफ योर फोन एंड व्हाट विल हैपन, नथिंग। ओके, सो जैसे मैं बोलूँ वैसे करना। ओके, सो दिस इज़ द अनदर एक्टिविटी जो हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको ये समझ में आए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे को अपने पास कैसे बुलाते हैं। ओके, सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 3 चीज़ें लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप लेंगे वो होगी, आप लोग एक चॉक का पीस लेंगे। ठीक है, एक चॉक का पीस लिया, एक लिया, बर्फ़ जम रही होगी, फ्रिज में जा कर के देखो, रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीज़र होता है उसमें से बर्फ़ का एक क्यूब निकालना, एक क्यूब काम बन जाएगा अपना। उसके बाद एक लेना आयरन नेल, यानी कि कील पड़ी होगी घर में कहीं, तीनों चीज़ों को लेकर के सामने रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, एक हथौड़ा लाना और तीनों चीज़ों को बारी बारी तोड़ना। सपोज़ करो इधर रखी है चौक, इस वाली जगह पर रखी है हमारी बर्फ़ का पीस, बर्फ़ का टुकड़ा, और इस वाली जगह पर रखा है कील, आयरन नेल। क्या किया, एक हथौड़ा लाए, मम्मी ने सुबह पिटाई लगा दी थी, अब हम लोग हथौड़े से इन चीज़ों पे अपना गुस्सा उतारेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना हथौड़ा लिया और मैंने चौक के इस पीस पर मारा, और जैसे ही मैंने मारा चौक तो ढेर हो गई, चौक तो फूट गई। उसके बाद क्या हुआ, इधर देखो। तो आप क्या करोगे, इनको एक एक करके हैमर से तोड़ना स्टार्ट करोगे। और जब आप लोग इसको जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब आप लोगों ने इनमें हथौड़े बजाए तो आप लोग क्या देखे कि जो चौक थी, जैसे ही एक हथौड़ा मारा, एक मारा भी नहीं था, सिर्फ छुलाया था, और जैसे ही छुलाया था उसको, वैसे ही वो ढेर हो गई। बर्फ छूने से नहीं टूटी, जैसे आपने थोड़े से फोर्स के साथ हथौड़ा मारा, बर्फ भी बिखर गई। ठीक है, लेकिन आपने ध ध ध ध खूब हथौड़े बजाए उस आयरन नेल पर, आयरन नेल मतलब कील पर, लेकिन वो नहीं टूटी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, वाई डज इट हैपन, क्यों होता है ऐसा। सो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग इनको एक एक करके तोड़ेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि जो पीस था चौक का, वो छोटे छोटे पीसेस और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत आसानी से टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी, लेकिन जब बर्फ़ की बारी आई तो बर्फ़ पर थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा उसको तोड़ने के लिए, एज़ कंपेयर टू चौक। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने आयरन नेल को उस हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, तो वो जो आयरन नेल था वो बहुत ज़्यादा दम लगाने पर भी, दम का मतलब है यहाँ पर फोर्स लगाने पर भी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है चौक के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा कम थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है FOA, यानी कि चौक जो है उसके पार्टिकल्स जो थे, उन पीसेस के बीच में जो पार्टिकल्स थे पीसेस में, उनके बीच में फोर्स बहुत कमज़ोर थी। और जिन दो लोगों का, मान लो कोई 2 दोस्त हैं, जिन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या उनकी दोस्ती तोड़वाना आसान होता है, या फिर उन 2 दोस्तों की दोस्ती तोड़वाना आसान होता है जिनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये जो चौक वाले 2 दोस्त हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, ये लोगों के बीच में आप कुछ कह दो एक को जा कर के, वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, दूसरा लड़ना स्टार्ट कर देता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब जो पार्टिकल हैं चौक के, वो आसानी से इसलिए टूट गए क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं, और था भी तो वो बहुत कम था। लेकिन जैसे ही हम लोग आइस क्यूब की तरफ बढ़े, वो बीच वाले दोस्त थे कि हाँ भाई पहले बात करेंगे, लेकिन अगर हाँ बार बार कोई एक ही बात को आकर के बोल दे रहा है, तो हाँ वो उस पर थोड़ा सा यकीन कर लेंगे। मतलब इनका जो बॉन्डिंग है वो बीच का बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इनकी भी दोस्ती को तोड़वाना आसान नहीं है, लेकिन तोड़वाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है तीसरी, यानी कि कील की। और कील वो हैं, वो 2 लोग हैं जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है, जिनके बॉन्ड को तोड़वाना बहुत मुश्किल
ऑलराइट, क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है और जो आयरन नेल के बीच में दो पार्टिकल्स हैं उनकी बॉन्डिंग, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौक को तोड़वाना इसलिए आसान हो पाया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। आइस क्यूब में थोड़ा सा दम और लगा करके उसको भी तोड़ दिया गया, लेकिन जो हमारा आयरन नेल था उसके दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिना रहने को तैयार नहीं थे। कुछ होता भी तो दूसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता दूसरे वाले को, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता इस वाले को। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग ही इतनी ज़्यादा तगड़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। ऑलराइट, नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, और वो अगला टॉपिक है डिफ्यूज़न। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था एक्टिविटी 1.2 में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हम लोग क्या डाले थे? उस बीकर के अंदर जब हम लोगों ने क्रिस्टल डाला था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो थोड़ी देर बाद देखा वो जो क्रिस्टल था वो पूरा का पूरा क्रिस्टल डिफ्यूज़ हो गया। किसमें? उस पानी में। और जिसकी वजह से जो पूरा 100 ml पानी था जो पहले सफ़ेद था वो अब पिंक कलर का हो गया। इसका मतलब इसका कुछ लेना देना है डिफ्यूज़न से? बिल्कुल लेना देना है। कैसे लेना देना है? कि जो डिफ्यूज़न होता है उसका मतलब होता है, डिफ्यूज़न कैसे हुआ वहाँ पर? डिफ्यूज़न ऐसे हुआ कि जो पार्टिकल्स थे पानी के वो इंटरमिक्स हो गए, मिल गए, घुल गए। किसके साथ? पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो डिफ्यूज़न क्या है? वही डिफ्यूज़न है कि अगर पार्टिकल्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के मैटर के अपने आप घुल जाएं, ऑन देयर ओन का मतलब होता है खुद से अपने आप ही घुल जाएं, देन वी कॉल इट डिफ्यूज़न। अब ये जो डिफ्यूज़न होती है, ये डिफ्यूज़न मैटर की प्रॉपर्टी है, और ये जो मैटर की प्रॉपर्टी है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिस क्या है? कि ये पार्टिकल्स के मोशन पर डिपेंड करती है। इतनी बात समझ में आई? और अगर हम और जानने की कोशिश करें तो डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी देखने को मिलता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी मम्मी आपके किचन में खाना बनाती हैं, तो आप लोग देखते हो खाना, किचन तो इतना दूर है लेकिन थोड़े ही टाइम में आपकी जो खाने की स्मेल है वो आपके बेडरूम तक पहुंच जाती है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा है। और एक और चीज़ आप लोग डिफ्यूज़न के बारे में याद कर लें कि जो डिफ्यूज़न होता है, ये डिफ्यूज़न हमेशा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, अभी बताती हूँ, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है? पहले ये समझने की कोशिश करो, डिफ्यूज़न क्या है? खुद से ही पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाना। किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये? कि भाई मोशन ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स का मोशन कैसा है। उसके बाद किस किस में होता है? सारी स्टेट्स में देखने को मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये जो डिफ्यूज़न होता है ये हमेशा जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी चीज़ से, वहाँ से पार्टिकल्स मूव करते हैं उस जगह पर जहाँ वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किचन में खाना बन रहा है तो किचन के अंदर वो जो पार्टिकल हैं उस खाने के, उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, और वो कम क्वांटिटी में कहाँ प्रेजेंट हैं? आपके बेड की तरफ, आपके बेडरूम में। तो वो जहाँ किचन है वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं बेडरूम की तरफ जहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है।
और ये क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कोई परफ्यूम लगा के आया है, ठीक है, वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस रूम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं और थोड़े ही देर बाद हमें पूरा जो कमरा होता है उसी एक स्मेल से भरा पूरा दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं हमारे डिफ्यूज़न के। अब यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिफ्यूज़न का रेट होता है, यानी डिफ्यूज़न की जो स्पीड होती है पर यूनिट टाइम, ये डिफ्यूज़न की जो स्पीड होती है ये वैसे वैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यानी कि हम लोग जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जल्दी मिक्स होंगे। अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर दें तो जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो एक दूसरे के साथ धीरे धीरे मिक्स होंगे। ऑलराइट, आर वी गुड टू गो? नाउ अब बात कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक एंड दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑलराइट, सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? अगर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को देखें तो कितनी स्टेट मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी, मेनली कितनी स्टेट होती हैं? 5, जिसमें पहली जो स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। उसके बाद दूसरी स्टेट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। देन कम्स दिस थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ नोन एज गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट के अंदर आती हैं सारी गैसेस। उसके बाद अगली स्टेट आती है मैटर की, वी कॉल दैट स्टेट प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा के बाद हमारी 5वीं स्टेट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC। तो ये 5 स्टेट है मैटर की, याद कर लेना, खोपड़े में घुसा लेना। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज BEC। क्या होती हैं? धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, अब ध्यान से समझते हुए जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली स्टेट की। तो अगर हम लोग पहली स्टेट की बात करें मैटर की तो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज सॉलिड। और ये जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक ईंट का, ब्रिक का। सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक। तो ये जो ब्रिक होती है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि ये ठोस होती है या फिर ये ठोस नहीं होती है। ठोस का मतलब क्या, ये रिजिड होती है या फिर ये बहुत सॉफ्ट स्मूथ होती है। ईंट किसी के मार दी ना तो उसका सर फट जाए, इतनी ठोस होती है। अगर किसी को पानी का ग्लास उसके ऊपर मुंह पर पानी फेंक करके मारो और दूसरा इंसान है उसके मुंह पर क्या फेंक करके मारो? ईंट फेंक करके मारो, तो जिसके मुंह पर ईंट मारी है उसके मुंह के 2 पलड़े हो जाएंगे। और पानी अगर 1 ग्लास भी नहीं 2 ग्लास भी किसी के मुंह पर फेंक करके मार दोगे तो भी उसका मुंह नहीं टूटने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, रिजिड होती हैं। वहीं अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं या फिर वहीं अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर रिजिडिटी नहीं होती है। ऑलराइट, सो अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें कि भाई किस तरीके की चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं सॉलिड के अंदर, तो कैसी होती हैं? ईंट जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रिजिडिटी होती है उनके पास। दे हैव रिजिडिटी एंड दे आर रिजिड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, क्या टाइप होता है? टाइप होता है दैट दे आर रिजिड इन नेचर, ठोस होती हैं। अब बात कर लेते हैं शेप की। शेप का मतलब होता है आकार। तो क्या अगर मैं इस ईंट को यहाँ ले आई, मैंने इस ईंट को यहाँ रखा, थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया? इस ईंट को उठाया, और ईंट को उठाने के बाद मैंने क्या किया? इसको कमरे के बाहर रख दिया। फिर मेरे को दिखाई दिया भाई ये ईंट तो जैसी अंदर थी वैसी ही बाहर है, तो मैंने क्या किया? मैंने उठाया और मैंने उसको घर के बाहर फेंक दिया। और मैं सुबह गई निकल के तो मुझे दिखाई दिया कि जैसी मैंने फेंकी थी और जैसी मैंने कल देखी थी अब भी वैसी है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेशक कोई उसके ऊपर 2-3 बार चढ़ के जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इनकी शेप फिक्स्ड होती है। चाहे आप उसको यहाँ रख लो, चाहे कमरे के बाहर निकाल करके रख दो, चाहे घर से बाहर फेंक दो, शेप चेंज नहीं होगी, शेप वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर हम शेप की बात करें सॉलिड की, तो ये जो ईंट है, किधर है ईंट, बनाओ ईंट, लाल रंग की ईंट होती है, इतना भी नहीं पता है। अब इस पे लिखते हैं आई एम ब्रिक, ब्रिक, ये कह रही है आई एम ब्रिक, ऑल राइट, सो कंसिडर इट अ ब्रिक। नाउ अगर शेप की बात करें तो हाँ भाई, शेप कैसी होगी, कैसी शेप होती है सॉलिड्स की? सॉलिड्स की शेप होती है कतई फिक्स्ड, कहीं भी रख लो शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो दे हैव फिक्स्ड शेप। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। एक बात बताओ, अगर मैं कोई एक इस वाली ईंट को यहाँ ला करके रख लूँ, यहाँ अपने घर में कमरे में ला करके रख लूँ, या फिर मैंने क्या देखा कि थोड़े टाइम बाद मेरा मन किया भाई तू यहाँ सही नहीं लग रही है, अब तुझे हम घर के बाहर रखेंगे, ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उठाया घर के बाहर रख दिया। तो जब वो ईंट यहाँ रखी हुई है, क्या उसका वॉल्यूम बढ़ा या घटा? क्या उसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ा या घटा? सॉरी। और जब मैंने उस ईंट को अपने घर से निकाल करके बाहर रखा तो तब उसका जो वॉल्यूम था उसमें अंतर आया, उसके वजन में कोई अंतर आया? नो। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, उसको कहीं भी रख लो, ना तो शेप चेंज करेगा ना ही वॉल्यूम चेंज करेगा। तो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, और डेंसिटी जो होती है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, और इतने ज़्यादा चिपके हुए होते हैं कि इनके बीच में स्पेस तक नहीं होता। तो यानी कि अगर हम लोग इनके मास की बात करें पार्टिकल्स के पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनकी जो डेंसिटी होती है यानी जो मास होता है दैट इज़ हाई, ऑलराइट। तो इसका मतलब जो डेंसिटी होती है इनकी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ऑलराइट। सो अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं देन दे हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, ऑलराइट। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो आगे देखो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। तो कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम जितना ज़्यादा दबा सकते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा, और जिसको जितना कम दबाया जा सकता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही कम। तो मैंने रख ली ईंट यहाँ, क्या मैं ईंट को दबा सकती हूँ? अगर मैं उसको दबाऊंगी तो क्या वो अपनी शेप को चेंज कर लेगी? नहीं। इसका मतलब होता है कि कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो कतई कम होगी भी, तो कतई कम कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स के अंदर, वरना होती ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कतई माइन्यूट, बिल्कुल माइन्यूट, यानी कि होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होगी, वेरी माइन्यूट। नाउ स्पेसेस की बात करें, वापस से देखना स्पेसेस किसकी बात कर रहा है? स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स की बात कर रहा है कि भाई सॉलिड के अंदर अगर हम लोग पार्टिकल्स को देखें और उन पार्टिकल्स के बीच में अगर हम लोग स्पेस को देखें, स्पेस का मतलब कि कितनी कितनी जगह होती है, तो हमको नज़र आता है कि ये हमारी ईंट है, मान लो ये ईंट है और ये इस ईंट के अंदर पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा जगह दिख रही है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा जगह दिख रहा है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ज़्यादा जगह नहीं है। तो जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम होता है, बहुत कम स्पेस होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA क्या है? FOA है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
कि एक जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल पर कितना फोर्स अट्रैक्ट करने के लिए अप्लाई करता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से इसलिए चिपके हुए रहते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि एक पार्टिकल जो होगा सॉलिड के अंदर वो दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से भिड़े हुए रहते हैं। ऐसे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल, इंटर पार्टिकल का मतलब होता है, इधर देखना, इंटर का मतलब होता है टू डिफरेंट। तो इंटर पार्टिकल का मतलब हुआ दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है सॉलिड्स के अंदर, दैट इज मैक्सिमम। एक पार्टिकल मान लो यहाँ है और दूसरा पार्टिकल चिपका हुआ है। क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि ये वाला पार्टिकल इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से FOA जो है दैट इज हाई, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के बिल्कुल टच में रहते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड की। तो ये क्वेश्चंस हैं, हियर आर 2 क्वेश्चंस एंड यू विल सॉल्व नॉट 2, 3 क्वेश्चंस। आप लोग ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपका HW है और हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। यानी ये जो वीडियो है इसके 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मान लो एक रबर बैंड है। जब हम उस रबर बैंड को खींचते हैं, ऑलराइट, जब हम उसको खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जब तक हम उसको खींच रहे हैं तब तक तो वो खींच रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करना बंद कर देते हैं तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो क्या रबर बैंड सॉलिड है या फिर नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुगर और सॉल्ट यानी चीनी और नमक, जैसे ही हम उसको किसी कंटेनर में डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं, तो वो वैसी ही शेप ले लेते हैं। तो क्या वो सॉलिड हैं, ये बताना है। उसके बाद स्पंज का मतलब होता है जिससे मेकअप अप्लाई करते हो आप लोग, तो उसको कहते हैं स्पंज। स्पंज थोड़ा सा स्मूथ होता है, स्मूथ का मतलब है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो अभी हम लोग देखें कि जो सॉलिड होते हैं उनका टाइप क्या होता है, रिजिड होते हैं, लेकिन स्पंज जो है वो तो बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है। तो क्या वो सॉलिड है? सो दीज आर द 3 questions that you all will solve, all right, and then we will discuss all these 3 questions in the part 2. चलें आगे। नाउ आगे बढ़ो जल्दी, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे। मान लो हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर के आए, ये रही वो कोल्ड ड्रिंक। पता नहीं कोल्ड ड्रिंक की लग रही है, कौन सी बॉटल लग रही है, दूसरी बॉटल बनाते हैं। इट्स नॉट गुड, you doesn't look good, you don't look good like that. Okay, now हाँ, मान लो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कुछ ऐसी है, ऐसी बना लेते हैं, और इसके अंदर भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, माय फेवरेट। इसके अंदर भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब ये कोल्ड ड्रिंक जो होगी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो है लिक्विड। तो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर लिक्विड का कोल्ड ड्रिंक। अब इसी से हम लोग सारे पार्ट्स को सीखेंगे। तो अगर टाइप की बात करूँ मैं, तो अगर मैं इस कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकालती हूँ और अपनी हथेली पर रखती हूँ, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक का जो लिक्विड है वो लिक्विड ठोस नहीं होता है, वो लिक्विड फ्लूइड होता है। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने उस कोल्ड ड्रिंक को यहाँ डाला, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक को डाल रही हूँ और वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो धीरे 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 आगे मूव करती हुई चली जाएगी। आगे मूव करने का मतलब क्या है कि वो आगे बहती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स की तरह ये रिजिड नहीं होते हैं कि जहाँ रख दो वहीं रख जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक को अगर मैंने उड़ेला, कोल्ड ड्रिंक को अगर मैंने नीचे डाला तो वो अपनी जगह चेंज करता है, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक यहाँ डाली थी, थोड़ी देर बाद चला लाइन बना के दूसरी साइड पहुँच गई।
तो अगर टाइप की बात करें तो टाइप जो है दे आर फ्लूइड्स। क्या होते हैं ये? फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? रिजिडिटी नहीं होती है, दे हैव फ्लूइडिटी, यानी कि बहने की क्षमता होती है इनके अंदर। और आप लोग लिख सकते हो नीचे नो रिजिडिटी, बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग शेप की बात करें तो शेप की अगर हम लोग बात करें, वापस से सुनो, मान लो मैंने क्या किया, मैंने और मेरे भाई ने प्लानिंग किया कि भाई आज इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को, मैं अपने लिए तो ले आई वो कांच वाला ग्लास, और मैंने अपने भाई को दे दिया एक बड़ा सा कटोरा। मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक जो है उस कटोरे में पलट दी और अपनी कोल्ड ड्रिंक उस कांच के ग्लास में पलट ली। तो अब क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई जब हमने कोल्ड ड्रिंक को कटोरे में पलटा तो वो कटोरे की शेप की हो गई, ठीक है। जब हमने उस कोल्ड ड्रिंक को, लेकिन हमारा मन नहीं किया, ऐसे समझो वापस आओ वापस आओ, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने प्लान बनाया कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ये वाली बोतल खोल ली, उसको मैंने कटोरा दिया, अपने को कांच का ग्लास दिया, और फिर हमने क्या किया, जब उसको डाला तो अब हमारा पीने का मन नहीं हुआ, तो हमने कहा हम भाई इसको बर्फ़ जमा लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। वो थोड़ी सी गर्म हो रखी थी, हमने फ्रीज़र में रख दिया, और थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने भूल गए उसको फ्रीज़र में से निकालना, ठीक है। तो जब हम उसको फ्रीज़र में से निकालना भूल गए तो थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि तो वो तो बर्फ़ जम गई, वो तो जम गई, ठीक है। और अब हम लोग उसको निकालने की कोशिश करें, तो जब हम लोगों ने उनको उन बर्तनों में से निकाला तो मेरे भाई की जो कोल्ड ड्रिंक थी वो बन गई कटोरी और मेरी कोल्ड ड्रिंक बन गई ग्लास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विड्स होते हैं इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है, जैसे बर्तन में डालोगे वैसे ये ढल जाते हैं। ऑलराइट, सो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, सो नॉट फिक्स्ड। शेप की अगर बात करें तो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, हाँ भाई ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आए, मैंने यहाँ रखी अपने बगल में ये वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तब भी 2 लीटर की ही थी। मैंने इसको बाहर ले जाकर के रख दिया अपने घर से, तब भी 2 लीटर की मिली मुझे। यानी कि वॉल्यूम जो होता है इनका चेंज नहीं होता, कहीं भी नाप लो, चाहे मैं उस 2 लीटर की बोतल को यहाँ वेइंग मशीन ले आऊँ, वज़न नापने वाली मशीन, और यहाँ तोलूँ तो भी 2 लीटर वज़न आ रहा है। मैं घर के बाहर ले गई उस वेइंग मशीन को, हो सकता है वज़न घर के बाहर कम हो जाए, लेकिन मुझे पता चला घर के बाहर भी वज़न 2 लीटर ही है। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम होता है इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। कहीं भी रख लो, वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड। फिक्स्ड। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की कंपैरिजन में डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास पर वॉल्यूम। तो जो मास होता है पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स वो मॉडरेट होता है, यानी कि सॉलिड्स के अंदर हाई होता है और लिक्विड्स के अंदर कैसा होता है, बीच का होता है। सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम हाई होता है, लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के अंदर ये मॉडरेट होता है, यानी कि बीच का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं क्या हम इनको? यस, वी कैन कंप्रेस देम। कर सकते हैं कंप्रेस? यस, वी कैन कंप्रेस देम। सो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी भी बीच की होती है, यानी कि मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी होती है। स्पेस की बात करें तो मान लो ये वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अगर इसके पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करें, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड में तो बिल्कुल चिपके हुए थे, कुछ इस तरीके से, ईंट में देखा था ना, ऐसे चिपके हुए थे। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर पार्टिकल्स को देखा तो ये जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में जगह थी। यानी कि अगर स्पेसेस की बात करें, यानी पार्टिकल्स के बीच में कितनी कितनी जगह है, तो अगर स्पेसेस की बात करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, दे हैव स्पेसेस। कैसा स्पेस होता है? मॉडरेट, बीच का। मॉडरेट स्पेसेस आर देयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स। ऑलराइट, नाउ लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है FOA। FOA का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं देते। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें मिनिमम नहीं होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। सो दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर लोअर, दे हैव लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैसेस। फास्ट गैसेस की बात कर लेते हैं। तो गैसेस जो होती हैं, अगर शेप की बात करें तो गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। यहाँ पे हैं गैसेस की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वॉल्यूम की बात करें, हो सकता है गैस का एक पार्टिकल इस वक्त यहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत तेज़ मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव ही करते रहते हैं। हो सकता है ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद मेरे कमरे से निकल करके बाहर चला जाए, तो मेरे जो कमरे के अंदर वॉल्यूम है गैस का, वो गैस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बाहर चला गया। तो ना तो इनके पास फिक्स्ड शेप होती है, ना ही इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। So they do not have just a minute. They neither have fixed shape nor fixed volume. They do not have fixed shape and fixed volume. डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। तो अगर हम लोग इनके पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करें गैसेस के, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, एक जगह एक पार्टिकल होगा, दूसरा पार्टिकल बहुत दूर जगह होगा। जैसे एग्जांपल में ले लो, ये रहा एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है इन पार्टिकल्स का, दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम। ऑलराइट, कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स और एज कंपेयर टू लिक्विड्स एज वेल। अगर टाइप की बात करें तो इनके पास भी रिजिडिटी होगी? नहीं, ये भी फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो येस, दे हैव फ्लूइडिटी, दे हैव फ्लूइडिटी बट नॉट रिजिडिटी। दे हैव फ्लूइडिटी बट नॉट रिजिडिटी। इनके पास फ्लूइडिटी होती है लेकिन रिजिडिटी नहीं होती है। लेट्स कम टू कंप्रेसिबिलिटी। बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है इनके अंदर। स्पेसेस की बात करें, अभी मैंने बताया था एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। तो अगर स्पेस की बात करें दो पार्टिकल्स के बीच में, तो भर के स्पेस होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में। तो अगर स्पेस को देखें तो मैक्सिमम स्पेस होता है, और मिनिमम कहाँ प्रेजेंट था? सॉलिड्स में। मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। हाँ भाई, FOA क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स उतना नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन केस ऑफ गैसेस के बीच में, आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। तो ये यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज मिनिमम। क्या होता है वो? इन केसेस ऑफ गैसेस FOA इज मिनिमम। इतनी बात समझ में आ गई? आर वी क्लियर विद दिस स्टफ टिल हियर? ओके, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की। तो अगर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रैंडम मोशन की वजह से पार्टिकल्स के ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को हिट करती रहती हैं। मान लो हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, हम लोगों ने इस कंटेनर के अंदर क्या भर दी? हम लोगों ने इसके अंदर गैसेस भर दिए, और ये जो हैं गैसेस के पार्टिकल्स हैं।
तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और किधर भी मूव करते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है इनका। तो ये रैंडमली मूव करते हैं और जिसकी वजह से इनको पता नहीं होता कि सामने खड़ा हुआ है आदमी, दूसरा वाला पार्टिकल सामने खड़ा हुआ है और ये उसको कॉन्स्टेंटली हीट करते रहते हैं, उनको भी हीट करते रहते हैं। और इनको, ये अंधे हैं, ये अंधे होते हैं, ठीक है। अब जो अंधा होता है उसको पता तो होता नहीं है मैं किधर जा रहा हूँ, तो ये किधर भी चलते हैं और इसकी वजह से ही ये जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की उस पर भी क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। सो ये जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की, दे अप्लाई फोर्सेस ऑन द वॉल्स एज वेल। और क्यों हो पा रहा है ये, क्योंकि दे वॉक। हाँ, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्यों ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर एबल टू अप्लाई फोर्सेस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और वॉल ऑफ द स्टफ जिसमें उसको रखा गया है, वो इसलिए क्योंकि दे मूव रैंडमली, दे और देयर पार्टिकल्स, देयर पार्टिकल्स मूव, एंड ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, अंधे होते हैं ये। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज प्लाज्मा। ऑलराइट, अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, कौन सी स्टेट है ये मैटर की, सबसे पहले तो वही बता दो, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या होगा प्लाज्मा का, एग्जाम्पल यानी कि प्लाज्मा पाया जाता है हमारे स्टार्स के अंदर। स्टार्स मतलब तारों के अंदर। ये जो तारे लाइट कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, ये इसलिए चमक रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। ऑलराइट, सो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। यानी इधर देखो, ये मिटा लेते हैं, देखो इधर ही देख लो। सो अगर कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं या मिल रहे हैं आयंस के साथ, देन वो बना देता है हमारा प्लाज्मा। इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ ये जो प्लाज्मा होता है ये कौन सी स्टेट होती है मैटर की, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और अभी मैंने बताया था कहाँ पाया जाता है, स्टार्स के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। दिस इज़ नेचुरली फाउंड इन द स्टार्स। और स्टार्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तारों के अंदर टेम्परेचर इज़ सो हाई। तो तारों के अंदर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो तारों के अंदर एटम्स होते हैं वो टूटते रहते हैं। और जब एटम टूटता है, इधर देखो, जब भी कोई एटम टूटेगा तो वो एटम किस किस में टूटेगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के टूटने के बाद जा कर के मिक्स होने शुरू हो जाते हैं आयंस के साथ, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, प्लाज्मा। समझ में आ गई बात। नाउ लिसन, ये जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और तारे जो होते हैं वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। तो वापस से ब्रीफ कर लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्स में। जो तारे चमक रहे होते हैं वो प्लाज्मा की वजह से ही चमक रहे होते हैं। और ये जो हमारे तारे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो एटम जो प्रेजेंट होते हैं तारों के अंदर वो टूट जाते हैं। और जब कोई भी एटम टूटता है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आयंस के साथ मिक्स होते हैं और जिसके बाद क्या बनता है, प्लाज्मा। ऑलराइट, ये जो प्लाज्मा है, साइंटिस्ट लोगों ने, मानव है दानव, नो, तो मानव जो है बड़ा ही काम का आदमी है। कौन मानव, मानव इज़ नॉट अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अस, ऑलराइट, वी ह्यूमंस। सो प्लाज्मा जो है, हम लोगों ने देखा भाई हम भी बनाएंगे इस चमकनी चीज़ को। अब चमकनी चीज़ जैसे ही मैं नहीं, आपके जैसा कोई आदमी होगा, ऑलराइट,
उसने देखा होगा ये जो तारा है, जब किसी ने बताया होगा कि ये तारा इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, तो उसने क्या किया होगा कि भाई मैं भी बनाऊंगा प्लाज्मा, मैं अपना प्लाज्मा बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने प्लाज्मा बना लिया, अपने लैब में प्लाज्मा बना लिया। तो प्लाज्मा को हम लोग अर्थ पे भी बना सकते हैं, और बनाने का तरीका क्या होता है कि एक ग्लास ट्यूब लो, उस ग्लास ट्यूब के अंदर गैसेस भरो, और गैसेस भरने के बाद, ऐसे नहीं, ओके, एक ग्लास ट्यूब लो, उसके अंदर क्या भरो, गैसेस भरो, और गैसेस भरने के बाद कम प्रेशर पर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। तो हमारा क्या बन जाता है, रिजल्ट आता है इसका कि प्लाज्मा विल बी देयर। ओके, प्लाज्मा विल बी देयर। ऑलराइट, तो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज BEC। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग BEC भी बोलते हैं। B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टाइन, C फॉर कंडेंसेट। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, अब इट्स टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट। ऑल राइट, सो 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे। वो जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और उन्हीं कैलकुलेशंस के बेसिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया, एंड दैट न्यू स्टेट ऑफ मैटर वाज BEC। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि यहाँ पर यानी कि 4 स्टेट ही नहीं होती हैं मैटर की, एक और स्टेट है, लेकिन उन्होंने उसको नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो और 3 साइंटिस्ट लोग आए, उनका नाम था, देयर वर 3 साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉर्नेल कैटरली, ये कैटरले है। ऑल राइट, मैं PDF दे दूंगी आपको, आप वहाँ से देख लेना। कैटरले है, और वेमैन USA के थे ये तीनों। इन्होंने क्या किया, गैस को कूल करा के टू सुपर लो टेम्परेचर इन लोगों ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की, ये जो हमारी क्या थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की मैटर की स्टेट थी, इसको फाइंड आउट कर दिया। इसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। सो गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन, ये पता तो होना चाहिए। येस, देयर इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी स्टार्टिंग सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया था, ओके देयर इज दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देन देयर केम 3 साइंटिस्ट और ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉर्नेल कैटली एंड वेमैन, USA के थे। उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया, देखा। ऑलराइट, कैन वी मूव अहेड? Now, the last topic of the part 1, that is unit of temperature. तो भाई एक बात आप लोगों को भी पता होगी, और एक बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक बात हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि हर चीज़ के मापन होता है। मापन का मतलब हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है उसको मेज़र करने का। तो हर चीज़ को हम माप सकते हैं। जैसे आप लोग दिल्ली गए, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के पास मैंने बोला कि भाई दिल्ली कितना घूम आए, तो आपने कहा कि भाई 100 किलोमीटर घुमाया हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों ने बोला कि डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर थी, आपने एक नंबर दे दिया। मैंने पूछा भाई कितने टाइम में पहुंच गए थे, तो आप लोगों ने आप में से किसी ने बोला कि 2 घंटे लग गए थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई हाँ, टाइम इतना लगा, दूरी इतने किलोमीटर थी। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर को हम 3 यूनिट से मेज़र करते हैं, जिसमें पहली जो यूनिट आती है दैट इज़ केल्विन। जस्ट अ मिनट, हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं इसको। हाँ भाई, जो पहली यूनिट आती है वो होती है केल्विन।
तो 3 यूनिट से मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेज़र अगर करने की, मैं आपको डिस्टेंस मेज़र करने की बोलूँ तो आप लोग या तो किलोमीटर में मेज़र करोगे, मीटर में मेज़र करोगे, सेंटीमीटर में मेज़र करोगे। वैसे ही मैंने बोला भाई हाँ टाइम मेज़र करके बताओ मुझे, तो आप लोग या तो बोलोगे इतने घंटा हो गया, आवर्स, या फिर बोलोगे इतना मिनट हो गया, आप बोलोगे इतना सेकेंड्स हो गया। तो ये जो होते हैं अलग अलग चीज़ों के मापन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। वैसे ही टेम्परेचर का पहला मापन है केल्विन। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे मापन को देखते हैं दैट इज सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से, इसका सिंबल है डिग्री सेल्सियस। और तीसरा जो होता है दैट इज फ़ारेनहाइट, दैट इज फ़ारेनहाइट। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट कि केल्विन में अगर हमको टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम उसको सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो इस वाले आपके चैप्टर में है कन्वर्जन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Just give me a moment. Yeah, we are good to go. Now, कन्वर्जन की बात करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर होते हैं 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने केल्विन होते हैं? 273 केल्विन। ये बात पता चल गई। अब आप लोगों को एक और बात पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला ये है या कि मान लो हमको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, हाँ भाई हमको टेम्परेचर जो है केल्विन में निकालना है। निकालना केल्विन में है तो किस में दिया हुआ होगा? सेल्सियस में। तो टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का तरीका होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ऑलराइट, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस है और इस 25 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में कन्वर्ट करना है? इस 25 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड दैट इज रेड दिस टाइम। ऑलराइट, सो केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, केल्विन में निकालना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या दिया हुआ है? 25 डिग्री और प्लस 273 को क्या करते हैं? वी ऐड। तो केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर कितना होगा? हाँ भाई, टेम्परेचर कितना होगा? जोड़ दो इसको, कितना आ गया? 892। इतना केल्विन, मतलब कि जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है जब वो केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो इक्विवेलेंट होता है 298 केल्विन के। ऑलराइट, वैसे ही अगर हमको निकालना है वापस से, आई एम गोइंग टू ऐड अनदर स्लाइड। ओके, लुक हियर। हाँ, जैसे हमको, ये तो था तरीका टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का? कि भाई जो भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में उसको लो और उसको ऐड कर दो किसके साथ? 273 के साथ। लेकिन मान लो अगर हमको कोई टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में और हमसे पूछ रहा है कि भाई इसको सेल्सियस में बताओ,
तो टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन -273। मैं वापस से लिख दे रही हूँ, समझ में आने योग्य नहीं था, 2 मिनट ही लगेगा वापस से लिखने में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन -273। ऑलराइट, सो ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट्स, और आप लोग वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग daunting there, then you can post your queries either in the comment section, और मैंने आपको अपना email दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लीजिए। You can send me those queries on my email. Alright, so आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई व्हाट इज़ मैटर। देन हम लोग बात किए थे कि भाई जब सारी चीज़ें मैटर हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं हैं। ऑलराइट, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और उससे पहले हम लोग देखे थे कि ये जो मैटर हम कर रहे हैं, ये मैटर मिलकर किससे बनता है। उसके बाद हमने जिन चीज़ों से मैटर मिलके बनता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स देखे, और आप लोग डिटॉल वाला करके देख लेना, यू विल हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद हम लोग आए स्टेट्स ऑफ मैटर पर, जिसमें हम लोगों ने देखा ओके देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो यानी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस तरीके से अलग होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा, कि भाई प्लाज्मा क्या होता है, तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है, और मेरे जैसे किसी इंसान ने देखा होगा ओके तारे चमक रहे हैं जस्ट बिकॉज प्लाज्मा इज दैट। देन व्हाट ही डिड द एक्सपेरिमेंट, और उसने एक्सपेरिमेंट करके ही डेवलप्ड द प्लाज्मा ऑन अर्थ। ऑलराइट, and then there comes this 5th state of matter, and that 5th state of matter is BEC, Bose-Einstein condensate, और Bose-Einstein condensate की स्टार्टिंग की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। एंड देन आइंस्टाइन ने उनकी प्रीवियस कैलकुलेशंस को देखा एंड ही प्रिडिक्टेड ओके देयर इज दिस 5th स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्रेजेंट है, उसका एग्जिस्टेंस है। ऑलराइट, लेकिन जो काम किया था वो किया था 3 USA के साइंटिस्ट ने। कैसे किया था, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, एंड द फाइनल टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन वाज कि भाई यूनिट जो होती हैं टेम्परेचर की वो क्या होती हैं। 3 यूनिट्स होती हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि हमको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए अभी के लिए फ़िलहाल 2 चीज़ों का। ओके, हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, एंड हाउ कैन वी डू द रिवर्स, एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस। Alright, so this is something that we had talked in today's session, और इससे अगले वाले सेशन के अंदर we will discuss how can we change the state of matter, what is evaporation, what are the effects, what are the factors that can affect evaporation. Then we will discuss the factors. Okay, effect of temperature on evaporation, then we will go with the effect of humidity on temperature, then we will talk about the effect of surface area on evaporation, and finally we will talk about the effect of wind speed on evaporation. एंड इसके बीच में थोड़ी सी चीज़ें और हैं जो समझ में आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइक व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो वील टॉक अबाउट ऑल दोज स्टफ एज वेल. ऑलराइट, सो पार्ट 2 के लिए भी तैयार रहिएगा और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे. इट विल टेक जस्ट 1 or 2 days बिकॉज आई एम हैविंग माई वेकेशन, सो आई विल बी होम. I'll try to give you the content as soon as possible. तो उसके बाद और क्या रह जाता है, then the last topic that we will discuss in this chapter वो होगा how does evaporation cause cooling. और ये जो कूलिंग होती है, या फिर ऐसे समझो कि जो evaporation होता है ये अल्टीमेटली कूलिंग कॉज करता है. तो वो कूलिंग कॉज करता कैसे है, we'll talk about that with the loads of examples. and then finally हम लोग अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे. कहाँ पर ख़त्म करेंगे, डिफरेंस पर, कि भाई ये जो हमारा एवोपोरेशन होता है और जो कूलिंग होता है उसमें अंतर क्या होता है. ऑलराइट, सो we'll talk about that finally, and the chapter will be like finished in a day or 2. और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी एक लिंक फॉर द
notes as well as for the assignments. So जो चीज़ें आप लोगों को लगता है okay, this is not something that we have understood, then what you can do, you can either post your queries in the comment box or you can send me those queries on my email ID. Alright, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, what you can do, you can subscribe the channel, you can like the video, you can share the video to your friends as well. Why sharing is important? Because sharing is caring, we all know that. So if you really care about your friends and you want them to study as well, and you are finding you are liking the content, you are liking the sessions, then what you need to do, just hit the like button, send these videos to your friends as well, subscribe the channel. All right, so we'll meet tomorrow again with the part 2 of the same chapter, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।